हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। अगर आप सीयूटी 2023 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं और आपका डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपके लिए यहाँ लाई हूँ 500 एमसीक्यू की एक सीरीज, जिसमें पहले मैं आपकी जो दोनों बुक्स हैं उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करूँगी, फिर कुछ मैराथन सेशंस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो इसी में ही आएंगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और बोर्ड एग्जाम से पहले भी आप इस अगर वीडियो को देखते हैं तो ये आपको चैप्टर रिवीजन करने में हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम 21st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन विच ईयर द मोनार्की ऑफ नेपाल एंडेड। मोनार्की ऑफ नेपाल यानी कि नेपाल का जो राजतंत्र था वो कब एंड होता है? 2006, 2007, 2008 या 2012। तो मोनार्की ऑफ नेपाल यानी कि नेपाल में जो राजतंत्र जो स्थापित था तो उसको हटाकर लोकतंत्र कब स्थापित होता है? 2008 में, ठीक है। तो 2008 याद रखना। क्या ऑन मई 28, 2008 द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर करता है नेपाल को एक एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह, ठीक है। इससे क्या हुआ? 240 सालों से जो चलती हुई राजतंत्र था, जो चलता हुआ मोनार्की था, वो एबॉलिश होके क्या स्थापित होता है वहाँ पे? डेमोक्रेसी, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 22। एंटायर साउथ एशिया इन अ एवरी सेंस। जो संपूर्ण दक्षिण एशिया है वो क्या है एक अर्थों में? आर द सेम। पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं कि कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा साउथ एशिया जो है वो सेम है, पॉलिटिकली यूनाइटेड है, राजनीतिक दृष्टि से एक है, या रेगुलेटली यूनाइटेड है, मतलब रिलीजियसली यूनाइट है, मतलब धार्मिक रूप से जो एक है, मतलब सारे के सारे धर्म, मतलब एक ही धर्म के लोग साउथ एशिया में हैं, या आर डाइवर्स, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? आर डाइवर्स। साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। रिलीजन की बात करें, पॉलिटिकली देखें, ठीक है, चाहे हम एरिया के हिसाब से देखें, टेरिटोरियल के हिसाब से देखें, ठीक है, सबके हिसाब से डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है कल्चरली देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मैनी कंट्रीज डज द टर्म होल साउथ एशिया रेफर टू। पूरा का पूरा साउथ एशिया अगर बताना हो तो कितनी कंट्रियाँ इसके अंदर आती हैं? कितने देश संपूर्ण दक्षिण एशिया पद को इंगित करती हैं? 5, 6, 7 या 8, ठीक है। 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। दक्षेश के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कितनी कब स्टार्ट होती है? दक्षेश जो है, सार्क जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1985 में। फुल फॉर्म याद रखना सार्क की, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में शुरू होती है। 7 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ये सब मिलकर, और बाद में 7 कंट्री ने मिलकर किया और बाद में एडमिट करता है कौन? अफगानिस्तान भी इसमें शामिल होता है। कब? 2007 में। तो लास्ट मेंबर याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि सार्क में सबसे आखिरी जो राष्ट्र था शामिल होने वाला वो कौन था? तो अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के मिलते ही 2007 में इसके टोटल कितनी कंट्रीज हो जाती हैं? 8 देशों से मिलकर ये संपूर्ण दक्षिण एशिया का पद जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले 7 ही थी पर अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन करता है। कब? 2007 में, ठीक है। वैसे 1985 में ये बन चुका था 7 कंट्री को मिला के, पर अफगानिस्तान 2007 में जुड़ता है और फिर ये 8 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री कम इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रियाँ, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, इराक, इंडिया, बर्मा, नेपाल, भूटान, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ऑप्शन सी, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव एंड श्रीलंका। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। इराक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इराक की वजह से ऑप्शन ए जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी में चाइना है, चाइना साउथ एशिया में नहीं आता। और ऑप्शन डी में
ईरान है, ठीक है। और इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर डिड इंडिया विड्रॉ इट्स पीस कीपिंग फोर्स फ्रॉम द श्रीलंका। मतलब कि जो इंडिया ने जो शांति सेना भेजी थी, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, उसको कब वापस बुलाया गया इंडिया के द्वारा? 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1999 में, ठीक है। इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्स सेंड करा था श्रीलंका में, ठीक है, जो मैंने बताया था कि क्या कन्फ्लिक्ट था वहाँ पे, सिंगलीज और तमिल रीजन के डिमांड के लिए जो कर रहे थे, जो वॉर कर रहे थे, ठीक है, आवाज़ उठा रहे थे। तो इस वजह से जो पीस कीपिंग फोर्स इंडिया की तरफ से भी भेजा गया था ताकि वहाँ पे जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके, ठीक है। तो इसीलिए कब वापस बुला ली गई थी? 1989 में वापस बुला ली गई थी। द IPKF began withdraw from the इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बिगन विड्रॉइंग फ्रॉम द श्रीलंका इन 1989 में वापस बुलाना शुरू कर दिया गया ऑन द ऑर्डर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड श्रीलंकन प्रेसिडेंट, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुए नए प्रेसिडेंट, तो उनके कहने पर पीस कीपिंग जो थे वो विड्रॉ करवा लिए गए थे, ठीक है। उस समय फॉलोइंग द इलेक्शन ऑफ PV सिंह गवर्नमेंट, मतलब PV सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय, द लास्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कंटीजेंट लेफ्ट श्रीलंका ऑन लास्ट जो फोर्स निकाली गई, वैसे थोड़ा थोड़ा करके 1989 से शुरू कर दिया गया था फोर्स, और लास्ट कब निकला एंड हुआ 1999 में पूरी तरीके से जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसको श्रीलंका से वापस बुला लिया गया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज अ लैंडलॉक कंट्री। इसमें से कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक होती है? लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? भूमि से घिरा हुआ कंट्री क्या होता है? जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसके आसपास कोई समुद्र ना नहीं हो, ठीक है, कोई ओशन ना लगता हो। तो मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। तो पूरी तरह से जो लैंडलॉक कंट्री है वो है नेपाल, ठीक है। मालदीव, अगर आपने मैप देखा हो तो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, ये सब ओशन से घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। नेपाल जो है पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया फर्स्ट लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। साउथ एशिया की वो कौन सी कंट्री है जिसने अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले लिबरलाइज किया, ठीक है, और सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ने साउथ एशिया की एक पहली ऐसी कंट्री है श्रीलंका जिसने अपनी इकोनॉमी को पहले लिबरलाइज किया, ठीक है, उसको उदारवाद किया, ठीक। और इंडिया ने कब शुरू करी थी लिबरलाइज LPG की? पढ़वा चुकी चैप्टर नंबर 4 में। इंडिया ने 1991 में LPG प्रोग्राम को अपनाया था, ठीक है। तो श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज था जो इसने सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड हैज हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। सबसे हाईएस्ट मतलब इसी कंट्री की साउथ एशिया में सबसे पहले हुई थी फॉर मैनी ईयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर्स। Next है question number 28. The country of South Asia, which is located in the center and its border meet most of the countries of South Asia. यानी कि साउथ एशिया के वो कौन सा, यानी दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या मालदीव, ठीक है। ये वो देश बताना है जो आसपास के मतलब कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो को अगर ध्यान से सुना होगा, पार्ट फर्स्ट जो मैंने अपलोड किया था चैप्टर नंबर 5 का, तो मैंने बताया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कंट्रियों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है साउथ एशिया में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन इशू बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा इशू कौन सा है? बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट जल विवाद, टेररिज्म या रिलीजियस डिस्प्यूट धार्मिक विवाद। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखना, फरक्का ट्रीटी जो है ये पढ़वा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। Now, question number B. The long-standing dispute existing between India and Bangladesh over the appropriate allocation and development of the water resources of Ganges River, which flows from the northern India into Bangladesh. North India से flow करता हुआ बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो ये जो flow करता है water, उसके distribution को लेके ये dispute बना हुआ रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। Now, question number 30. Burma is the old name of which country? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? भारत, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका।
तो सब बर्मा जो है पुराना नाम किसका है, म्यांमार का, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। म्यांमार जो है ये देखो, ये है म्यांमार, ये इंडिया, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो म्यांमार का पहला नाम क्या था, पहले क्या कहा जाता था, इसी को ही बर्मा कहा जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, सिलोन जो है इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सिलोन किस देश का पुराना नाम है, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, इंडिया। तो सिलोन जो है पुराना नाम किसका है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, ये याद रखना। तो ऑप्शन ए सही है। टेक अ लेटर यूरोपियन मैप मेकर कॉल्ड इट सिलोन। जो यूरोपियन मैप मेकर जो थे जिन्होंने श्रीलंका का मैप ड्रॉ किया था उसको सिलोन कहा करते थे इसको। अ नेम स्टिल यूज्ड ओकेजनली फॉर द ट्रेड पर्पस। ट्रेड पर्पस के लिए इस नाम को इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑफिशियली बिकम श्रीलंका इन 1972। और फिर बाद में सिलोन से श्रीलंका कब बनता है, 1972। Now question number 32. When did India get directly involved in Sri Lanka's ethnic conflict? Ethnic conflict बताया था सिंगलीज एंड तमिल्स के बीच में। तो ये कब इंडिया ने डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। 1989 से तो पीस कीपिंग फोर्स विड्रॉ करना शुरू कर दिया था इंडिया ने, जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में। पर इन्वॉल्व कब हुई थी इस एथनिक कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। 1987, 1988, 1989 या 1999, ठीक है। जो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था, भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ, ठीक है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1987 में जो इंडिया है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है जो श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो जातीय संघर्ष जो उभर के आते हैं उसमें। तो कन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है, लिटे यानी कि फुल फॉर्म याद रखना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम हैज स्टार्टेड नियरली 3 decades एंड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर इन एशिया का सबसे लंबा मतलब कि सिविल वॉर माना जाता है, ठीक है। इन 1987 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी डिसाइडेड टू डायरेक्टली इंटरवीन इन श्रीलंकन सिविल वॉर बाय सेंडिंग पीस कीपर्स, ठीक है। इंडिया के जो तब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, राजीव गांधी। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब ये जो सिविल वॉर जो श्रीलंका में छिड़ा हुआ उसमें इंटरवीन किया जाए, ठीक है। तो और पीस कीपर्स भेजा जाए, ठीक है, वहाँ ताकि शांति स्थापित हो सके। और बाद में फिर 1989 से पीस कीपिंग फोर्स दोबारा वापस बुलाना भी शुरू कर दिया था इंडिया ने। Now question number 33. What was the issue of 1948 war between India and Pakistan? 1948 यानी कि आज़ादी के ठीक एक साल बाद जो इशू आया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो उसका सबसे कारण क्या था, उसका कारण क्या था, ठीक है। जो इशू जो था सबसे बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मुद्दा जो था वो किसके बीच में था, किस लिए था। बाउंड्री डिस्प्यूट था, सीमा विवाद था, वाटर डिस्प्यूट था, कश्मीर डिस्प्यूट था या टेररिज्म आतंकवाद था। तो उसका सही आंसर है कश्मीर डिस्प्यूट था, ठीक है। कश्मीर को लेके विवाद था 1948 में, ठीक है। नाउ इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 से 1948 और द फर्स्ट कश्मीर वॉर कहा जाता है जिसे वॉर फॉट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले प्रिंसली स्टेट था उसको लेकर ये लड़ाई हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ 4 इंडो पाकिस्तानी वॉर्स दैट वॉज फॉट बिटवीन द 2 न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, ओके। Now question number 34. National पंचायत is the parliament of which country? नेशनल पंचायत यानी राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, ठीक है। पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की या इंडिया की। तो जो राष्ट्रीय पंचायत यानी नेशनल पंचायत पार्लियामेंट का नाम मतलब कि किस देश के पार्लियामेंट का नाम, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तो सही आंसर है नेपाल। नेपाल का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पंचायत। Now question number 35. Which state of South Asia is suffering from racial extremism? यानी कि दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जो कि नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ही सफ़र कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया। तो उसका सही ऑप्शन है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो है जो कि रेशियल एक्सट्रीमिज्म से सफ़र कर रहा है। तो साउथ एशिया पर The South Asia, perhaps the most serious ethnic conflict have been in Sri Lanka and Myanmar. ठीक है, ऑप्शन में श्रीलंका था इसलिए श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है। अगर म्यांमार ऑप्शन में हो तो वो भी सही ऑप्शन जो आंसर होगा, ठीक है। श्रीलंका और म्यांमार दिया हो तो आप दोनों ही टिक करेंगे और म्यांमार और श्रीलंका दोनों ही याद रखना जिसमें एथनिक कन्फ्लिक्ट देखे गए हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में श्रीलंका ऑप्शन था इसलिए श्रीलंका इसका राइट ऑप्शन है। बाकी म्यांमार होता तो वो भी सही होता जिसमें एथनिक कन्फ्लिक्ट देखे गए हैं या रेशियल कन्फ्लिक्ट जो है, रेशियल एक्सट्रीमिज्म जो है ये देखे गए हैं, ठीक है। आगे
Now question number 36, in which state of South Asia and Maoists have created upheaval? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी, मतलब कि बहुत उत्पाद मचाया था? इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है, तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की। ठीक है, माओइस्ट के उस पर चलने वाली, सिद्धांतों पर चलने वाली, हैज स्प्रेड क्या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्रीज। ये जो पार्टी थी, इन्होंने स्प्रेड क्या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, स्प्रेड किया पूरे कंट्री में। द कन्फ्लिक्ट बिगिन इन 13 फरवरी 1996 में कन्फ्लिक्ट बिगिन होता है व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इनिशिएटेड एन इंसर्जेंसी विद द स्टेटेड पर्पस ऑफ ओवरथ्रोइंग द नेपालीज मोनार्की। नेपाल की जो मोनार्की थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट शुरू करती है। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ठीक है, याद रखना। एंड एस्टैब्लिश द पीपल्स रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करने के लिए और नेपालीज मोनार्की को ओवरथ्रो करने के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है, ठीक है, जो माओइस्ट मानी जाती है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को स्प्रेड करती है। ओके, इट एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द कम्प्रहेंसिव पीस अकॉर्ड। साइन किया जाता है इसको एंड करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए। कब? 21 नवंबर 2006 में। ठीक है, इसी के बाद फिर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होता है इंडिया में। ठीक है, नेपाल में 2008 में पूरे तरीके से मोनार्की को एबोलिश करके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है नेपाल में। ठीक है, याद रखना। 2006 ये किस वजह से हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने जो स्प्रेड किया आर्म कन्फ्लिक्ट, मोनार्की को, नेपालीज मोनार्की को ओवरथ्रो करने के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए रिपब्लिक और पीपल्स रिपब्लिक को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच रिलीजियस स्टेट आर देयर इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में धर्म सापेक्ष राज्य कौन सा है जो धर्म के आधार पर है? ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो उसका सही जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एक रिलीजियस का स्टेट माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑल द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया आर डेमोक्रेसी। साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री हैं वो सब डेमोक्रेटिक हैं, प्रजातंत्र है उस सब में। ठीक है, नेपाल इज अ कंट्री वेयर देयर इज अ मोनार्की। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे राजतंत्र है। सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। भूटान इज अ रिपब्लिक, भूटान एक गणतंत्र है। इसमें से सही बताना है, तो देखते हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज डेमोक्रेसी। क्या दक्षिण एशिया के सारे देश में लोकतंत्र है? तो नहीं, आपको पता है कि कहीं कहीं आर्मी भी शासन करती है। ठीक है, कहीं कहीं मोनार्की भी है, जैसे भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो याद रखना। तो इसीलिए दक्षिण एशिया के हर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। नेपाल इज अ कंट्री वेयर द मोनार्की, पहले मोनार्की थी, पर 2008 में मोनार्की पूरी तरीके से एबोलिश होकर क्या इस्टेब्लिश हो जाती है वहाँ पे? डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये भी गलत है। बाकी सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985, दक्षेश 1985 में अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भूटान इज अ रिपब्लिक, भूटान गणतंत्र है? नहीं, भूटान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे चलने वाला एक कंट्री है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरे तरीके से फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 5 आज ये जो पार्ट 2 है फिनिश हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका क्या स्कोर रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 6 की रहेगी। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको एक से दो बार देखना, ऑप्शनल जो MCQ होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे यहीं याद हो जाएंगे। और अच्छा रिस्पांस देना, इन वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो जर्नल टेस्ट की भी क्लासेस इसी चैनल पर भी आप लोगों के लिए चलाई जाएगी, जिसमें करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो भी सब कुछ है वो जीके सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।